अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। आज है जुम्मा, आप सबको जुम्मा मुबारक। मैं हूँ गज़ल अमान और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। जिस तरह इन्होंने जुमे का जिक्र किया तो जुमा बड़ा खास होता है, इसमें आप अपनी इबादत भी करें जी हाँ। और साथ साथ आप अगर जल्दी उठ गए तो हमें ज्वाइन कर लें, और क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। और सबसे पहले तो गज़ल बात करेंगी, लेकिन मेरे टॉपिक्स की 10 बजे के बाद बात होगी। एग्जैक्टली। और सबसे पहले मैं आपसे बात ये करने वाली हूँ कि कल भी मैंने ये सबसे पहले ही बात की थी कि कल मुलाकात होनी थी वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप की, और अब मुलाकात हो चुकी है। बाकायदा एलामिया भी जारी आपसे पहले हो चुका एहसान है। कर चुका है। हाँ, बिल्कुल भी न्यूज़ में हो चुकी है, लेकिन मैं प्रोग्राम के एंड से पहले बता रही हूँ। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की, और इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, इलाकाई आलमी उमूर और अफगानिस्तान के खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। इसके साथ साथ इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से ताउन, तवानाई के मंसूबे, फिर मौसमियाती तब्दीली के असरात, फिर खित्ते पर जो इक्तिसादी तरक्की है उस पर भी तफसीली बातचीत हुई। और ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। इसके साथ साथ मतलब दीगर सरबराहान के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं। और इस मुलाकात की सबसे अच्छी बात यही थी जो कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोनों सहाफियों से बात कर रहे थे, लेकिन दोनों मेहमानों का उनकी आमद से पहले जिक्र कर रहे थे कि पता नहीं वो क्यों लेट हो गए, क्या हमारी वजह से लेट हो गए, या दे विल बी समवेयर इन ब्यूटीफुल ओवल ऑफिस। सो ये उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहतरीन शख्सियात है, बेहतरीन शख्सियात है। और ये जब वो कहते हैं ना, तो ये जब वो कहते हैं तो गज़ल उसको बार बार बताती है, तो हमारे पड़ोस में बहुत तकलीफ होती है और पेट में दर्द होता है उनके, और ये दर्द बढ़ता चला जाएगा। और अल्लाह करे कि संडे को एक और दफ़ा पाकिस्तान जो है वो अगर जीत जाए तो फिर ये दर्द डबल हो जाएगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको अपनी सोशल स्टोरीज के हवाले से बताते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात की जाए, जिसमें कम मुसाफिरों के साथ तैयारे चलाने के बाद अब लाखों मुफ्त टिकट देने का भी इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि PIA के साल 2011 से 2016 तक के ऑडिट के दौरान 2,58,000 टिकट्स बिल्कुल मुफ्त तकसीम किए गए, माले मुफ्त दिले बहरेम। और इसी दौरान 1,16,000 टिकट्स 95% तक रियायत पर फरोख्त किए गए, जिसके बाद अगर कौमी एयरलाइन को खसारे की बात की जाए तो तकरीबन 9.5 अरब रुपए का खसारा कौमी एयरलाइन को बर्दाश्त करना पड़ा है। मुफ्त टिकट्स देने का ये अमल 2018 में रोक दिया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त टिकट्स के तकसीम पर पाबंदी लगाई थी। इससे कबल ये टिकट्स एक एजेंट इनिशिएटिव स्कीम के तहत जारी किए गए थे, जिसका मकसद फ़रोख्त में इजाफा करना था। और तर्जुमान का मजीद कहना है कि ऑडिट के मुशाहिदात 9 बरस पुराने हैं और डिपार्टमेंट अकाउंट्स कमेटी DAC की नज़रसानी मुतल्लिका वजारत के दायरे इख्तियार में आती है। तर्जुमान का यह भी कहना था कि ऑडिट पर दोबारा जोर देने की वजह बाज़ जो मफादाती ग्रुप्स हैं उनका दबाव था। और PIA से मुतालिक सामने आने वाली ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि मुफ्त टिकट्स ऐसे बहुत से अफराद को भी दी गई हैं जिनका एयरलाइन से कोई डायरेक्ट बाज़ाब्ता ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। PIA से रिलेटेड हमने पहले बहुत बातें की, बहुत सेगमेंट्स किए, क्या कुछ इसकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। लेकिन अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि 9.5 अरब का नुकसान हुआ है। और आपको ये मज़े की बात बताऊं कि इसमें ऐसे लोगों को भी टिकट्स फरोख्त किए गए हैं, ऐसे आउटसाइडर्स को भी जिनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं था या जिनका बाज़ाब्ता कोई उस तरह से ताल्लुक नहीं था, और अप्रूवल्स लिए बगैर, अप्रूवल्स भी नहीं लिए गए, जो अप्रूवल्स लिए जाते हैं टिकट्स के वो भी नहीं लिए गए, और इसी तरह से ये टिकटें तकसीम की गई। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हुआ ऐसे, ये एक बहुत लंबी बहस है। अगर मैं उसको छेड़ दिया मैंने तो फिर हमारा 2 घंटे ज़ाया हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपको आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि एक बात से बात निकलेगी तो बेहतर है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जुल्फी बुखारी की 800 केनाल ज़रई अराजी नीलाम करने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है, और नीलामी 1 अक्टूबर को दिन 11 बजे म्यूनसिपल दफ्तर जंड में होगी। और असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जंड जिला अटक ने बाज़ाब्ता नीलामी का इश्तिहार भी जारी कर दिया है, जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ ये कार्रवाई डेप्यूटी डायरेक्टर, इसके साथ साथ आप ये कहें कि कोऑर्डिनेशन इन्वेस्टिगेशन विंग के अहकामात पर की गई है। और जुल्फी बुखारी की नीलाम की जाने वाली अराजी में एक रकबा 771
775 यानी कि 771 केनाल यानी 9 मरले और दूसरा रकबा 25 केनाल यानी कि 7 मरले पर मुश्तमिल है। और ये भी बताया जा रहा है कि अलकादिर ट्रस्ट केस के इश्तहार मुलजिमान में फरज शहजाद और फरागोगी भी शामिल हैं। फिर जनवरी 2024 में अदालत ने फरागोगी और जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर समेत, आपको याद होगा कि 6 मुलजिमान को इश्तहारी करार दिया था। और अभी हाल ही में मोड़ा नूर बनी गाला में भी 405 केनाल ज़रई अराजी फी केनाल 34,20,000 में नीलाम की गई है। और क्लब रोड के 16 केनाल के आप ये कहें कि जो प्लाट्स वगैरह थे और 248 केनाल ज़रई ज़मीन की बोली में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। और असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट उज़ैर अली खान और दीगर कमेटी मेंबरान की मौजूदगी में आप ये कहें कि ये नीलामी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ हम शेयर करें, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से नीलामी के जारी इश्तिहार में ये भी बताया जा रहा है कि नीलामी में मोजा मोहड़ा नूर की जायदाद पेश की जाए और नीलामी में 248 केनाल 8 मरले रकबा 405 केनाल 3 मरले रकबा नीलाम किया जाएगा। ये तो मैंने सारा एस्टीमेट बताया बिल्कुल, है। ये तो मुझे लगता है कि ये कोई कारोबार करती हैं रियल स्टेट का, कि इन्होंने रकबे भी आपको बता दिए और तमाम तर चीज़ें बता दी हैं। बहरहाल जुल्फी बुखारी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि उनकी जो लीगल टीम है वो क्या करती है। वो तो बिल्कुल सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो इस वक्त उनको इश्तिहारी करार दिया गया और वो मुल्क में भी मौजूद नहीं है। साथ आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। जर्मन साइंसदानों ने एक हैरानकुन इजाद से दुनिया को चौंका के रख दिया है। एक ऐसा स्मार्ट कपड़ा उन्होंने बना दिया है जो देखने और पहनने में आम लिबास जैसा बिल्कुल महसूस होता है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई अचानक दबाव या फिर जोरदार झटका पड़ता है तो ये पलक झपकते ही तब्दील हो जाता है और इसके अंदर मौजूद खास मॉलिक्यूल अपनी साख्त बदल लेते हैं और नर्म और लचकदार कपड़ा यकदम फौलादी ढाल जैसी सख्ती इख्तियार कर जाता है। ये इजाद उन जदीद खुसूसियात की मालिक है जो इससे पहले सिर्फ बारी बरकम आप अगर केवलर वेस्ट कह लें या फिर बुलेट प्रूफ वेस्ट कह लें वहाँ पे फराम की जाती। तो तजुर्बात में ये हल्का फुल्का और हवादार कपड़ा रोज़मर्रा पहनने के लिए भी आरामदेह साबित होता है। और इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिर्फ फौजी एहलकारों या फिर कानून नाफिज करने वालों के लिए नहीं, बल्कि एक आम इंसान के लिए भी बेहद कारआमद साबित हो सकता है। जिस तरह के खेलों के मैदान की बात कीजिए, वहाँ पे खिलाड़ियों को खतरनाक चोटों से बचाया जा सकता है, तामीराती मकामात पर मजदूरों को हादसा से बचाया जा सकता है, हत्ता के गाड़ियों के जो मुसाफिर हैं उनको भी अचानक हादसों में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है। तो ये कपड़ा मैं समझता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। मैं समझ रही थी कि ये हम लोग भी ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, हम पहन सकते हैं। अच्छा, पहन सकते तब भी हैं। चेंज हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए वी आर इन डेंजर सिचुएशन, कुछ ऊपर से गिर सकता है, बहुत सारी लाइटिंग हमारे ऊपर से लगी हुई है। मुझे लग रहा था हम पहन भी सकते हैं। पहन भी सकते हैं। हाँ, अच्छा, फिर तो ये आप भी कपड़ा पहन लेना सकती हैं, चाहिए। मैं भी पहन सकती हूँ। हाँ, और ये मजे की बात ये कि चेंज भी हो जाता है। हाँ, चेंज तो हो हमें सकता मतलब रोजाना ड्रेसिंग जब आपने ये पहना हुआ है, आपको एक दफा फिर बता दूं तो ये आम कपड़ा है, जिस तरह अभी आपने कपड़ा पहना हुआ है, ठीक है। द मोमेंट समथिंग हिट्स यू तो वो वो आपको बचा फौलादी लेगा। कपड़ा बन जाता है, वो इस तरह बन जाता है जिस तरह उसके अंदर लोहा पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत जबरदस्त कपड़ा है। और ये अभी फिर आपको लगता है कि संडे वाले दिन पहन के जाना चाहिए? नहीं, संडे वाले दिन इंडिया को पहन के आना चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, जबरदस्त। मुझे हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से कुछ अच्छी उम्मीदें नहीं आ रही, वो इंडिया का मुंह तोड़ सकते हैं। हाँ, वैसे ये कपड़ा बहुत जबरदस्त है, मुझे स्टोरी सुन के मजा भी आ रहा था। तोड़े संडे तक हम कहेंगे तो सही। हाँ, कहेंगे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली हम कहते रहेंगे। अब वैसे आज ही हम कहेंगे सिर्फ, अब तो मंडे को हमारी मुलाकात होगी। तो जी, ये कपड़ा बहुत जबरदस्त है। बताने का मकसद ये है कि अच्छा कपड़ा है, आप ले सकते हैं, आपको बचाव कर सकता है। मार्केटिंग कर रही है मुझे लगता है। और आगे बढ़ते हैं, अब मैं बात नहीं करती इस पे, ठीक है जी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के जहाज ने जुमेरात को न्यूयॉर्क जाते हुए कई यूरोपीय ममालिक को छोड़ते हुए एक गैर मुल्की रास्ता इख्तियार किया। और फ्रांसीसी सिफारती ज़राए ने बताया कि फ्रांस ने इसराइली जहाज को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि नेतन्याहू के जहाज ने उसके बजाय जनूबी रास्ता इख्तियार किया। जहाज ने यूनान और इटली को अबूर किया, फिर जबल तारिक के रास्ते से वो जनूब की तरफ मुड़ा और फिर बहरे ओकियानूस के पार रवाना हुआ। और फिर उसके बाद इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू के जहाज़ का ये गैर मामूली रास्ता उन ममालिक से बचने के लिए था जो मिसाक रूम के दस्तखत कुनिंदा हैं और हंगामी लैंडिंग की सूरत में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ICC की जानिब से जारी करदा गिरफ्तारी वारंट नाफिज कर सकते हैं। और ICC ने ये भी आपको बता दें कि नवंबर में नेतन्याहू और उनके साबिक वजीर दिफा जो हैं उनके खिलाफ गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों के दौरान मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में वारंट जारी किए थे। और गुज़श्ता हफ्ते स्पेन ने ऐलान किया था कि वो ICC की तहकीकात की हिमायत करेगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने
आपको बचाने की पूरी कोशिश की है नेतन्याहू ने, और नेतन्याहू थोड़े से सियाने भी निकले। लेट सपोज अगर उनकी हंगामी कहीं लैंडिंग हो जाती तो शायद वो गिरफ्तारी से भी बचना चाह रहे थे, और उसमें फिर उनको एक दफ़ा फिर कूदना पड़ता उनके जो क्या कहते होते करीबी साथी हैं उनकी रिहाई के लिए। खैर ये एक गैर मामूली सूरत हाल होती अगर हो जाती, लेकिन उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लिए हैं। ख़वातीन उज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। गजल, आप कभी उदास होती हैं? आप उदास होती हैं और आपका मन करता है कि आप ऑफिस ना जाएं, शो ना करें? बहुत दफा। लेकिन आती क्यों है फिर हर दफा? बस मजबूरी होती है ना, लोगों को बताना है, कोई मजबूर नहीं करता, आप क्यों आती हैं? बस मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे काम करना है। बाद लोग ऐसे होते हैं लेकिन बाद लोग कुछ मुख्तलिफ भी होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसी खबर है। क्या आप उदास होते हैं या फिर आप नाखुश होते हैं और काम करने का मन नहीं करता, तो ऐसे लोगों के लिए चीन में अब छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, वाकई चीन की एक सुपरमार्केट चिंगपांगडोंग लाई ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ करवाई है। इस पॉलिसी के तहत मुलाजमीन एक साल में 10 दिन अनहैप्पी लीव ले सकते हैं। कंपनी के बानी और चेयरमैन यू डोंग लाई ने इस मुनफरिद पॉलिसी का ऐलान किया और उन्होंने बताया कि अगर कंपनी के मुलाजमीन उदास या नाखुश हैं तो वो साल भर में 10 इजाफी छुट्टियां कर सकते हैं। और उन्होंने मजीद बताया कि हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि जब वो नाखुश हो, अगर आप नाखुश हैं तो आपको काम पर नहीं जाना चाहिए और काम पर जाके आपने कारकर्दगी भी अच्छी नहीं दिखानी। तो इस कंपनी की नई पॉलिसी के तहत मुलाजमीन को रोजाना 7 घंटे काम करना जरूरी है और उन्हें हफ्ता वार छुट्टी भी मिलेगी और इसी तरह वो सालाना 40 दिन की तातीलात के हकदार भी होंगे। साल में आप 40 दिन छुट्टी करें, जबकि चीनी नए साल के आगाज पर 5 छुट्टियां अलग होंगी, 45 छुट्टियां होगी। और यूडंग लाई ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे मुलाजमीन सेहतमंद और पुरसुकून जिंदगी गुजारें और ज्यादा लंबे वक्त तक काम करना गैर इखलाकी है। और इनकी इस नई पॉलिसी का मकसद मुलाजमीन के काम और जिंदगी के दौरान तवाज़ुन को यकीनी रखना है और वो तन्हाई और डिप्रेशन जैसे मसाइल से बच सकें। मतलब हर जगह होना चाहिए ये। हाँ, 45 दिन देखिए, लेकिन आपने फिर भी नहीं करनी ना, मसला ये। खुशी और उदासी ये मेरे लिए अच्छा है, जिंदगी का हिस्सा ये मेरे लिए अच्छा है। नहीं, मैं भी उदास करना चाहते हैं आप बिल्कुल नहीं करती। मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं आपकी बातों का जवाब ब्रेक में दूंगी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया। यकीन को पसंद आई होंगी, काफी इन्फॉर्मेशन भी थी आज की स्टोरीज में। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ज़बरदस्त डिबेट वाला टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसकी अवेयरनेस देना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान में झुलसने वाले मरीजों के लिए उम्मीद की एक नई किरण रोशन हुई है। इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में मुल्क का पहला स्किन बैंक कायम कर दिया गया है। जो झुलसने के शिकार मरीज होते हैं उनके इलाज और इनकलाबी तब्दीली लाने की सलाहियत भी रखता है और ये जदीद सहूलत रवायती तरीका इलाज से उसके मुकाबले में ज़्यादा मौसर और कम तकलीफ दे भी है। इसी पर आज हम मजीद बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम इसमें क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, कैसे आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में। बिल्कुल ऐसी और इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, HOD हैं बर्न डिपार्टमेंट पिम्स के। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आज का टॉपिक बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम खुद ये समझना चाह रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट क्या है, किस तरह से काम करता है, इसकी क्या अहमियत है। कुछ सीधा चीज़ें आप बताएंगे तो फिर बात में से बात निकलेगी। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी हेयर। मैं ख़ुद भी एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। बीइंग प्लास्टिक सर्जन अगर इसको आसानी से समझा जाए तो ये स्किन के या जिल्द के सर्जन कहा जाता है। जिल्द पे वो वाले काम जिसमें नाइफ या ब्लेड की इन्वॉल्वमेंट आ जाए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम प्लास्टिक सर्जन उस पर ऑपरेट करता है या उसको ठीक करता है। इसी में एक स्पेशलिटी है बर्न की। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे जो बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, इंसान के अंदर, वो जिल्द है। नॉर्मली हम समझते हैं आंतें बहुत बड़ी हैं या कोई हमारे पास दिल या कोई हमारी हड्डियाँ, वो नहीं। जो बॉडी सरफेस एरिया है या ऑर्गन की परसेंटेज की वाइज बात की जाए तो वो स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। और अगर उसमें कैंसर हो जाए, उसमें ट्रॉमा हो जाए या वो फट जाए या वो उसमें उधड़ जाए कोई चीज़, तो उसको रिपेयर करने के लिए प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। और एक उसमें स्पेशलिटी हमारी बर्न्स की है। अगर वो जल जाए और जब वो जल जाए तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं अगेन बॉडी सरफेस एरिया में कि कितने तनासब से कितने परसेंटेज जली है। वो जो परसेंटेज है उसका और जो उसकी डेप्थ है जलने की, ये दो चीज़ें मैटर करती हैं।
पेशेंट की आगे ट्रीटमेंट के लिए भी और उसके बचने के लिए भी। तो सर ये आपने जो परसेंटेज बताई है और डेप्थ बताई है, वैसे अगर हम नॉर्मली एक बर्न पेशेंट की बात करें तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में बात की थी कि ये तरीका काफ़ी कम तकलीफदेह है, तो इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं? जी, नॉर्मली जब आप इसको पेशेंट को जलने के भी 3-4 अमल हैं। जैसे आप एक आग लग सकती है पेशेंट को, कपड़ों को ब्लास्ट हो सकता है, गर्म पानी जल सकता है और उसमें जलने में फिर मुंह का जलना डिफरेंट है, हाँ। उसमें सांस की नाली है और बाकी जिस्म का जलना थोड़ा डिफरेंट है। अब ये जब पेशेंट जल के हमारे पास आता है तो अगेन हमने कौन सा पेशेंट बर्न सेंटर जो हमारा पिम्स में है, वन ऑफ द फर्स्ट इन पाकिस्तान, और ये पायनियर सेटअप है बर्न सर्जरी के लिए पाकिस्तान में। यहाँ पे हमने अमेरिकन एसोसिएशन का जो क्राइटेरिया है वो लगाया हुआ है। उसमें हम देखते हैं कि कौन सा पेशेंट हमने एंड और अंदर दाखिल रख के ट्रीट करना है या कौन सा पेशेंट डिस्चार्ज कर देना है। अब अगर 15% भी बर्न हो तो वो दोनों बाजू अगर जले हुए हैं तो पेशेंट के लिए तो बड़ी एक हॉरेबल सी पिक्चर होती है, स्पेशली उसके साथ वालों के लिए भी। वो तो कहते हैं कि 10% भी बर्न है तो हमें अंदर अस्पताल में दाखिल करें। सो नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा जले हुए पेशेंट को हम दाखिल रखते हैं। और आपका जो सवाल के शुरू के पहले कुछ उसके जो घंटे हैं, 3 दिन कह लें, 2 दिन कह लें, और अच्छा कह लें हमारे डॉक्टरी के लिए 24 आवर्स जब हम उसको कहते हैं, उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कि उसमें पानी की जो कमी है, क्योंकि अल्लाह ने जो स्किन बनाई हुई है वो इट इज़ फॉर दी प्रिवेंशन ऑफ एवेपोरेशन। हमारे यहाँ हम फ्लूइड हैं, बॉडी इज 70% फ्लूइड, तो स्किन जो है वो बैरियर है। जो हमारा देखिए, आप पानी वैसे रखें तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या तो वो हवा में भाप बन जाता है, हाँ। या वो जम जाता है। तो स्किन इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट बैरियर। ये जल्द हमारी बैरियर है, चमड़ा जिसको हम कहते हैं। अब देखें, हम लेदर कोट्स भी इसीलिए पहनते हैं बचने के लिए। तो ये हमारा अपना लेदर है। अगर ये जल गया तो वो पानी वहाँ से पानी भी उस पानी की सारी बॉडी में डिरेंजमेंट्स हो जाती हैं। तो उसको सबसे पहले 24 घंटे में पेशेंट को दाखिल रख के पानी को रिप्लेस करना, पेशेंट को स्टेबलाइज करना, ये पहला ज़रूरी काम है बर्न्स में। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस आपकी जो ये नया डिपार्टमेंट ये जिसको कह लें, इसमें से सालाना कितने मरीज़ फ़ायदा उठाएंगे? जी, ये जो हम आज बात करने जा रहे हैं कि स्किन क्या चीज़ है और स्किन की भी अंदर उसमें टाइप्स हैं। तो पेशेंट अगर ज़्यादा जल जाता है तो हमारे पास बॉडी में इतनी जगह नहीं है कि हम उसकी फ़ौरन उसी वक्त पेशेंट पे दूसरे हिस्से से जल्द लेके वो बर्न वाली जगह पे लगाई। तो उसके लिए बड़े स्टेट ऑफ आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास हमारे बर्न सर्जरी के डिपार्टमेंट में, पिम्स में, एंड वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न सर्जन्स। वो जो अगर आपके पास स्किन नहीं है तो हम एक आर्टिफिशियल स्किन हमारे पास लेबॉर्ट्री में तैयार हो जाती है फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, और वो अवेलेबिलिटी हो तो हम जले हुए जो ज़ख़म है उसको बैरियर के तौर पे उसके ऊपर रख देते हैं ताकि ज़ख़म हमारा और पेशेंट की अगेन वही बैरियर वापस आ जाए, सो दैट कि उसको इतना टाइम मिल जाए कि वो अपनी बॉडी की जो उसके चेंजेस आई हैं जलने के बाद वो उसमें स्टेबलाइज हो जाए। सही। तो सर जैसे ये है कि अब विंटर्स भी करीब हैं, आ ही रही हैं तकरीबन, कभी आ जाती है कभी नहीं आती हाँ, तो ऐसे केसेस हमने बहुत देखे हैं, आए रोज़, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर देखे हैं। तो इसमें सबका सवाल ये होता है कि जब अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हो जाता है तो कितना कॉस्टली होता है ये प्रोसेस? जी, मुझे लगता है कि हमें उससे पहले एक स्टेप बात करनी चाहिए कि विंटर्स में बर्न ज़्यादा होता है। सर्दी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली लोग इकट्ठे, जगह भी हमारे पास थोड़ी है, फैमिली मेम्बर्स भी ज़्यादा होते हैं और वो इकट्ठे साथ एक कमरे में, फिर वहाँ गैस के सिलेंडर्स हैं, स्टोव्स हैं, गर्म पानी है, गीज़र्स हैं। इनकी बड़ी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ने भी सेफ्टी वॉल्स लगाए अपने जितने भी आपके घरों में आप ये गैस के चूल्हे यूज़ करते हैं, जो सिंपल सुई गैस का भी हम बात करते हैं, इसमें भी जब गैस चली जाए तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाता है। इसके अलावा और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स सेफ्टी पहले रोकें ताकि बर्न हो ना, और ज़्यादातर बर्न थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है और उसकी बड़ी वजह यही है कि हम एहतियात नहीं करते। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान तकरीबन हमको सुन रहा होगा और इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सो यहाँ पे सिर्फ ये फैसिलिटी इस्लामाबाद के मरीजों के लिए है या फिर पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ पे अपना क्योर करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप एक वक्त में कितने मरीजों को निपटाने की सलाहियत रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये।
देखें जी, बर्न 20 साल पहले जब ये बर्न सेंटर की इब्तिदा हुई तो ये पहला और वाहिद बर्न सेंटर था। अभी तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अभी पेशावर में भी एक बर्न सेंटर है, लाहौर में बर्न सेंटर्स हैं, एक आर्मी का बर्न सेंटर है खारिया में, और कराची में भी है। स्टिल हमारे पास सारे जो आज़ाद कश्मीर है और KPK है और अपर पंजाब है, तो वो आपकी बात के इस्लामाबाद है और ये कैपिटल है, और पिम्स एक टर्शरी केयर पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और पेशेंट अभी भी सारा हमारे पास ही आता है ज़्यादा। हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो हमारा ICU है, वो 10 से 12 बेड का है, फंक्शनल अच्छा। उसको हमने रखा हुआ है, और बर्न का सबसे बड़ा ICU है जो हम इसको फंक्शनली चला रहे हैं। और क्योंकि ICU बर्न के आपको पता है कि एक ICU का बेड भी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और नॉर्मली हम तकरीबन 10 से 15 पेशेंट साथ ICU के अलावा भी देख लेते हैं। सही सर, मेरी पिछले सवाल की एक चीज़ रह गई थी, उसको हाईलाइट कीजिएगा। एवरेज कॉस्ट इसकी क्या है? और सेकेंडली मुझे ये भी साथ बताइएगा कि अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई इंसान जल जाता है तो एक मिथ्स हैं या फिर घरेलू टोटके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, टूथपेस्ट लगा लो या फिर कोई क्रीम लगा लो, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? जी, सेकंड वाला सवाल पहले ले लेते हैं कि आपका पेशेंट किसी भी तरीके से कोई आपको लगता है कि जल गया है, तो आप उसके ऊपर ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, डोंट पुट एनीथिंग, कुछ भी ना लगाएं उसके ऊपर। और अगर आपके पास गॉज पीसेस पड़े हैं, पॉलीफेक्स एक सिंपल क्रीम है, पॉलीफेक्स हो सकती है, गॉज पीस हो सकता है, और पानी का मिथ है कि जी वो बिल्कुल उसको पानी ना लगे, तो बर्न को आप पानी लगा के साफ़ भी कर सकते हैं। अच्छा। आम पानी, और उस पर पॉलीफेक्स लगाएं, गॉज रखें, और जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट जो भी आपका क्लिनिक है वहाँ पे उसको पहुँचाएं, छोटे से अस्पताल में पहुँचाएं, ताकि उसके लिए वो IV फ्लूइड जो मैं कह रहा हूँ कि वो कम से कम हर डॉक्टर को पता है कि बर्न्स में IV ड्रिप लगा के वो IV फ्लूइड्स हैं, एक पार्कलैंड फार्मूला होता है, उसके तहत उसके रिप्लेसमेंट की जाए। सेकंड, आपने बात की कितना महंगा इलाज है। देखें जी, जो हमारे पास पिम्स में बर्न सर्जरी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वजह से लोग ज़्यादा भी आते हैं। पिछले सवाल में आपने यही कहा था। एग्जैक्टली, कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसमें हमारे पास जो इनडोर पेशेंट है, जो हमारे पास दाखिल पेशेंट है, उसका तो हम कोई चार्ज नहीं करते। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अवेलेबिलिटी अगर ना हो, शॉर्टेज हो, तो हम पेशेंट को लिख देते हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ट्रीटमेंट फ्री है। जो नई हमने स्किन की बात कर रही हैं, इट इज़ रिसर्च हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर रऊफ़ हैं, उन्होंने इस पे बहुत काम किया है अंडर दी सुपरवाइजरशिप ऑफ वाइस चांसलर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, प्रोफेसर तनवीर खालिक। उन्होंने स्किन पे काम मुकम्मल कर लिया है। ये स्किन अभी रजिस्टर्ड होने के लिए जाएगी, तो अगेन इंशाल्लाह दिस आर्टिफिशियल स्किन इज़ आल्सो विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरी पेशेंट। अच्छा, दैट्स वेरी ग्रेट। और जो एक पेशेंट आपके पास आएगा डॉक्टर साहब, हम अपने नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तो फील्ड है, आप उसी की स्किन लेबोरेटरी में तैयार करेंगे? जी नहीं, स्किन देखें, वो जो हम ये आर्टिफिशियल, ये इसकी डिफरेंट प्लेसेंटा है, जैसे एक है, वो प्लेसेंटल रिसोर्सेज हैं, पेशेंट की स्किन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि टेम्परेरी होगा इसका। जी एग्जैक्टली, वो पेशेंट को, हाँ, पेशेंट को स्टेबलाइज करना। कुछ ऐसे जख्म होते हैं कि वो खुद ठीक हो जाते हैं। अच्छा। या डेप्थ में हमने एक परसेंटेज बात की, कितना जला हुआ है, एक है उसकी बर्न की डेप्थ कितनी है, वो 2 हफ्ते तक कोई उसके लिए टेस्ट नहीं है, वो ह्यूमन आई एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ प्लास्टिक सर्जन है कि वो देखे कि कितना यहाँ पे बर्न टाइम लेगा। तो टेम्परेरीली उसको किसी भी तरीके से हमने पेशेंट को स्टेबलाइज करना है वक्ती तौर पे। पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो उसके ऊपर उसकी स्किन कैसे लगानी है, उसकी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करनी है, वो इट इज़ अ वेरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, आपसे गपशप करके यकीनी तौर पे बहुत ही अच्छा लगा। हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं, और हमारे जो नाजरीन हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं। और ख़वातीन और ज़ात, अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है, जो कि आखिरी सवाल के जवाब में डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि हमारे यहाँ हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये तो सबको पता है। पिम्स हॉस्पिटल में जो मुल्क का ऐसा तबका है जो इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी जाता है। तो आप लोग यकीनी तौर पर उस तबके की मसीह हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की बात की जाए तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर हुकूमत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर वफाकी हुकूमत ने
आलमी बिरादरी से बर वक्त मदद क्यों नहीं मांगी, इस तरह की बातें। फिर क्या वाकई ये मामला अना का मसला बन गया है? और फिर दूसरी जानिब उन्होंने बलूचिस्तान के मसले को फौजी नहीं बल्कि सियासी तरीके से हल करने पर जोर दिया है। और वज़ीर आज़म साहब की बात करें तो हमने जैसे स्टार्ट में भी जिक्र किया था कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद जो है बाज़ हल्के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की मुस्बत पेशरफ्त करार दे रहे हैं। तो क्या वाकई ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए एक नया सिफारती मोड़ साबित होगी या फिर नहीं, इस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कमर साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अब कहा है कि सैलाब मुतासिरीन की मदद को अना का मसला क्यों बना रहे हैं आप, और वफाकी हुकूमत को आलमी मदद मांगनी चाहिए थी। आपके ख्याल में हुकूमत ने ऐसा क्यों नहीं किया और क्या वजह है बिलावल साहब को अब सबके सामने ये बात करनी पड़ी? ये तो हुकूमत बता सकती है क्यों नहीं किया। हमारी राय में इतने बड़े स्केल पे तबाही हुई है, जितने बड़े स्केल पे इस वक्त हमें एक तूफान और आफत का सामना है, और ये कोई हमारी गलती नहीं है, इसमें दुनिया कंट्रीब्यूट कर रही है। इस तबाही के अंदर भी दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि हम तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर हमारा रोल तो बहुत थोड़ा है और हम उसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। तो ये बात तो हमारी हुकूमत खुद जाके मुख्तलिफ फोरम्स पे, अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो न्यूयॉर्क में वो विजिट पे गए, वहां पे भी मुख्तलिफ फोरम्स को एड्रेस करते यही बात कही है। और अगर दुनिया इसकी जिम्मेदार है और हमारे लोग उसका शिकार हुए हैं, तो हमें दुनिया के सामने ये मामला रखना चाहिए कि उन लोगों की रिहेबिलिटेशन और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसकी रिहेबिलिटेशन और फिर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के लिए जिस कदर रकम हमें ये हमारी राय थी। उस पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। अब अगर अपील नहीं की गई तो गवर्नमेंट बताए क्यों नहीं की, और अगर आप लोगों की जायज मदद नहीं कर सकते, हम दुनिया से बेग नहीं करने जा रहे, हम दुनिया को ये कहने जा रहे हैं वही बात जो वजीर आजम रोज कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि दुनिया इस ग्लोबल वार्मिंग में बड़ी कंट्रीब्यूटर है जिसका शिकार हम हैं। लिहाजा हमें आज जो हमारा डैमेज है उसमें भी अपना शेयर करें और आइंदा उसको रोकने के जो इक़दाम करने हैं उसमें भी पाकिस्तान की मदद की जाए। ये हम इमदाद नहीं मांग रहे, ये हम उनका किया धरा जो है उसका जो हमें नुकसान हो रहा है हम उसका अजाला मांग रहे हैं। और रही बात बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो जिस दिन चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने कसूर का विजिट किया था, उसी दिन आके शाम को उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा का भी शुक्रिया अदा किया और प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, हमारी मौजूदगी में की, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को यह सजेस्ट किया। बहुत सारी बातें और भी चीजें उन्होंने की, लेकिन दो बातें उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे, एक तो ये कि इमरजेंसी डिक्लेयर करें, इंटरनेशनल अपील करें, और दूसरा अब तो बहुत ज्यादा सैलाब का तबाही बढ़ गई है। उस दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि इमीडिएटली लोगों को ये जो खाने पीने की अशिया या जानवरों का चारा या इस तरह के लिए फौरी इमदाद चाहिए। उसका जरिया ये होता है कि बजाय इसके कि आप लोगों को काइंड में चीजें दें, आप उनको कैश दें, वो जिन बस्तियों में जाके रहते हैं वो खुद अपना सामान प्रोक्योर करें, जिसको जो चीज चाहिए वो खुद खरीदे। हुकूमत तो एक ही चीज खरीदेगी। उस पर उन्होंने कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके पास पूरे मुल्क का हर घर का डाटा मौजूद है। ये नहीं है कि वो सिर्फ पूरे ऑफ द पुअर का डाटा रखते हैं, उनके पास सबका डाटा है। इस तूफान में, इस फ्लड में लोगों के माल मवेशी मरे हैं, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, उनके लिए तो सर्वे होगा, सर्वे से पता चलेगा कि किसका कितना नुकसान हुआ, फिर उसके लिए कंपनसेशन होगी। घर गिरे हैं तो घर बना के देने हैं या पैसे देने हैं, ये तो बात का काम है। पहला फौरी काम हमेशा माजी में भी हुआ कि आप फौरी तौर पे लोगों को कैश ग्रांट देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी को बहाल करने के लिए जरूरी अशिया खाने पीने की हो या दीगर वो फौरी तौर पे प्रोक्योर कर सके। उसके लिए हमने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा व्हीकल है और इसकी क्रेडिबिलिटी ये है कि खुद इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने खुद इस साल के बजट में इंटरनेशनली IMF ने भी तमाम सब जो सब्सिडीज थी उनको उन्होंने कम करने की बात की है। एक वाहिद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको उन्होंने कहा कि इसकी मद बढ़ाएं, और 200 अरब रुपया इसके पिछले साल के बजट से जायद इस पे रखा गया।
क्यों रखा गया? क्योंकि ये बेहतर तरीके से लोगों तक रसाई हासिल कर सकता है। इस प्रोग्राम के पास ज्यादा अच्छे वसाइल मौजूद हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि लोगों को इमीडिएट कैश रिलीफ दीजिए और उसका सोर्स फौरी तौर पे देने का BISP हो सकता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं, तो हम आवाम के नुमाइंदे हैं, हम सियासी जमात हैं, हम किसी का हाथ तो नहीं पकड़ रहे, लेकिन क्या हम मुतालबा भी ना करें? क्या हम, अगर आप ये हमारी बात नहीं मानते, हम तनकीद भी ना करें? ये तो नहीं हो सकता। हम पहले तजवीज दे रहे हैं, आप तजवीज नहीं मानेंगे, हम तनकीद करेंगे, आप तनकीद नहीं मानेंगे, हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं। आप अपना फैसला कर लीजिए और आप जिस तरह चलना चाहते हैं वो करें, हम जिस तरह चाहते हैं हम करेंगे। लेकिन इसमें सर मुझे सीख कौन सा बात आप ये बता दीजिएगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, जिस तरह से आपने कहा कि तनकीद होगी, फिर उसके बाद तजवीज़ भी है, पहले तजवीज़ है, फिर तनकीद है, फिर एहतजाज है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो। बिलावल साहब ने सबका जिक्र किया था। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत सैलाब मुतासरीन को इक्वलिटी की बुनियाद पर ही सपोर्ट दे रही है सबको? मुझे तो नहीं पता कि उन्होंने किस रिलीफ का जिक्र किया है। एक तो जो बुनियादी सर्वेज होते हैं, जितना डैमेज होता है उसके मुताबिक आप नुकसान देते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट सर्वे करके ही करेगी। लेकिन जो कैश ग्रांट ट्रांसफर्स होती हैं, जो हमेशा होती हैं, फौरी तौर पे जो इमीडिएट रिलीफ होता है, लेकिन वो सर्वे होगा, महीने 2 महीने लगेंगे। अभी बहुत सारे इलाकों में पानी खड़ा है, अभी फ्लड चल रहा है, लिहाजा अभी तक तो सारे इलाकों में सर्वे नहीं हो सकेगा। बिल्कुल। सो सर्वे मुकम्मल होते महीना 1.5 लगेगा, फिर उसके लिए तजवीजें बनेगी, फिर मैकेनिज्म बन के लोगों तक रसाई होगी। तो अभी आपने फौरी तौर पे भी तो कुछ लोगों को देना है, वो कैश ग्रांट है। और वो कैश ग्रांट उन्होंने शायद ये मुतालबा किया होगा कि आप कैश ग्रांट सारे मुल्क के लोगों को एक तरह की दें, तमाम खानदानों को, और जो बाकी उनके नुकसानात हैं वो यकीनन सर्विस के मुताबिक दिए जाएंगे। ठीक हो गया। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बिलावल साहब ने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, स्पेशली बलोचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है, उसके ऊपर लेकिन भी आपका अभी मौक़िफ़ मुझे जानना लगता है। है कि वो कायरा साहब फिर ज्यादा उनको टाइम हो जाएगा, हम आप सवाल कर लें जी अच्छा, कायरा साहब मुझे सिर्फ बलोचिस्तान के हवाले से बताइएगा कि जो बिलावल साहब ने बयान दिया है कि फौजी मसला नहीं है इसका कोई हल, इसको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्यों उनको ये बयान देने की जरूरत पड़ी? देखिए, दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हमेशा पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया है। वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो पाकिस्तान के किसी खित्ते में हो या बलोचिस्तान में हो, वो कौम परस्ती के नाम पे बलोचिस्तान में होने वाली खून की होली के खिलाफ हो तब भी। लेकिन वहां पे एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए वहां के सियासी नुमाइंदों को, सियासी जमातों को, सियासी लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। ये बात पीपल्स पार्टी अपने दौर में भी करती रही और आज भी इस बात को यादा कर रही है कि ये रास्ता हमें इख्तियार करना चाहिए। हमें सियासी लोगों से डायलॉग का रास्ता, और जो दहशतगर्द है उसके खिलाफ, जिसने बंदूक उठाई है उसके खिलाफ बंदूक, जो लोगों का खून बहाता है उसके खिलाफ बंदूक, और जो डायलॉग करना चाहता है उसके साथ डायलॉग, ये रास्ता इख्तियार, सही रास्ता इख्तियार होना चाहिए। थैंक यू सो मच कमर जमान। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम डिस्कशन कर रहे थे जो भी मामला थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक पाकिस्तान। और पाकिस्तान, अब बात होगी, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे, जो कि मैच रात को हुआ, पूरा पाकिस्तान आ चुका था। इंडिया में जश्न था, अफगानिस्तान में जश्न था, और पाकिस्तान इस वक्त ऐसे करके पाकिस्तानी मैच देख रहे थे कि क्या होगा हमारा बांग्लादेश के खिलाफ। और फिर पाकिस्तान के बॉलर्स ने वही किया जो पाकिस्तान के बॉलर पिछले 30-40 साल से करते हुए आ रहे हैं, और अपनी बैटिंग के ऊपर पर्दा डालते हैं। पाकिस्तान के बैटर्स ने कुछ नहीं किया। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम शायद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है जब वो बैटिंग कर रही थी, लेकिन जब वही टीम बॉलिंग कर रही थी तो इस तरह लग रहा था कि सामने रियल में बांग्लादेश खेल रही है, और इस साइड पे ऑस्ट्रेलिया फिर पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बॉलिंग करवा रही है, जिन्होंने 136 रन नहीं बनाने दिया बांग्लादेश को। इसमें कलीदी किरदार रहा है। बैटिंग में भी बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी का और मोहम्मद नवाज का। बॉलिंग में भी नवाज ने कमाल किया, फील्डिंग में भी नवाज ने कमाल किया, और बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल किया। हारिस रऊफ ने भी बैती गंगा में हाथ धोए, और साइम अयूब ने मेरे ख्याल डिसाइड कर लिया
कि उनके पास दो रोड्स थी, एक तरफ सईद अजमल थे, एक तरफ सईद अनवर थे, तो उन्होंने कहा मोहम्मद नवाज भी कि नजर सईद आए। अनवर वाली रोड को तो बंद कर दें, हम जरा सईद अजमल वाली रोड पे हर जाते जगह हैं। मोहम्मद नवाज फील्डिंग हर तरफ हमें हाँ इस तरह लग रहा था कि ग्राउंड में 11 मोहम्मद नवाज हैं। सो आज एनर्जी से आपको पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने मैच जीता हुआ है। तो बिल्कुल। इसी एनर्जी के साथ हम इस सेगमेंट का आगाज करेंगे और हमारे साथ कौन मौजूद है? आगाज तो हम एनर्जी से कर चुके हैं, लेकिन अब हम आगाज इंट्रोड्यूस कर अपने गेस्ट का एनर्जी के साथ। अली ताबिश स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमेशा से आपने अच्छी सी प्रिडिक्शंस की हैं हमारे प्रोग्राम में आके, और क्या ही उम्दा कारकर्दगी रही रात को, सबने देखा। जिस तरह के हसनैन ने बताया कि बॉलिंग हमारी बहुत जबरदस्त थी, किस तरह देख रहे हैं आप? यही पूछूंगी अभी तो। कल का मैच जो था ना वो काफी लोगों के लिए जो था ना वो समझ लें कि एक डिफाइनिंग मोमेंट भी था कि आपने गौर से अगर आपने मैच देखा हो तो शाहीन हमारे टॉप 6 हिटर चल रहे थे और साइम अयूब हमारे टॉप विकेट टेकर चल रहे थे। लेकिन दोनों चीजें कल थोड़ी सी चेंज इस तरह से हुई कि शाहीन की बैटिंग भी चली, फिर शाहीन की बॉलिंग भी चली, जो देख के मुझे बहुत खुशी हुई। शाहीन 140s में वापस बॉलिंग करा रहे हैं, ये देख के बहुत खुशी हुई। शाइन की लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी चल रही है, ऑन पॉइंट जिसको कहते हैं कि जो चीज चाहिए, जो चीज दरकार है वो लाइन पकड़ के शाहीन बॉलिंग करा रहे हैं। दैट वाज लवली टू सी। फिर एक सिंपल सा गोल था कल के मैच में। आपने जब बैटिंग में आप के फेलियर्स आए, मोहम्मद हारिस ने आपको सहारा दिया, साथ शाहीन से सहारा दिया, फिर मोहम्मद नवाज ने। देखें इन इन जो टेल एंडर्स तो नहीं, हमारी बहुत लॉन्ग मिडल ऑर्डर है। उस लॉन्ग मिडल ऑर्डर से जो तवक्को, जिस वजह से माइक हैसन साहब इतना लॉन्ग मिडल ऑर्डर खिला रहे हैं ना, उसने कल पे ऑफ किया। अगर आप 50 पे 5 आउट हो गए हैं और फिर एसेंशियली आप क्या कहते हैं 135 का टारगेट स्कोर भी कर लेते हैं, वहां से आप मैच जीत रहे हैं, तो आपकी ऑब्वियसली एज 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 टीम स्ट्रैटेजी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है। वो क्रिक इन्फो ने आर्टिकल डाला हुआ था, प्लान सी इज इक्वल्स टू केओस वर्क्स फॉर पाकिस्तान। और वो हम बहुत दफा देख चुके हैं, जैसे हसनैन ने भी कहा कि जब कुछ नहीं समझ आ रहा होता तो सब कुछ समझ आ रहा होता है। सब समझ आ रहा था, मैच खत्म होने के बाद सब कुछ समझ आ रहा था। मैच के दौरान तो हमारा वही चल रहा था कि बस अब दुआएं हैं, अब दरूद हैं, अब हाथ बुलंद कर लो, सजदों में बैठ जाओ। देखिए हम टीम तो अपनी है ना, और टीम के साथ रोमांस भी है। और रोमांस भी ऐसा है कि ना जीने देता है ना खुश होने देता है। और आधी दुनिया तो लगी थी। किसी बंदे ने ट्वीट भी किया कि जिस खुदा ने इस टीम को इस परफॉर्मेंस के साथ फाइनल में पहुंचा दिया है, उसने फाइनल के बारे में भी कुछ सोचा ही होगा। कुछ सोचा ही होगा। अली, मुझे ये बताइएगा कि मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था कि कल एक दमखम नजर आ रहा था सलमान अली आगा की बॉडी लैंग्वेज में। नवाज बहुत एग्रेशन में नजर आ रहे थे। ऑन फील्ड बात की जाए तो साइम अयूब बहुत एग्रेसिव थे। पाकिस्तान का हर जो प्लेयर है वो एग्रेसिव था। इट्स नॉट अबाउट बांग्लादेश के साथ हम काफी 5-10 साल से बड़ी फ्रेंडली क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो जो बढ़ के है ना सूर्या कुमार यादव की, कि अब राइवलरी नहीं रही, अब हम पाकिस्तान को इजी ले रहे हैं, वो भी थी। और मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर प्लान के साथ जाएंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए बड़ा जरूरी है। अच्छा आप जरा गौर करें ना, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बांग्लादेश, बल्कि बांग्लादेश की जितनी तारीफ की जाए ना उस टाइम पे वो कम होगा। क्योंकि बांग्लादेश की ना ऑन पेपर या ऑन ऑन क्या कहते हैं ऑन द ग्राउंड एज वेल, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स जो बांग्लादेश ने ग्राउंड में उतारी है। आपको बहुत लोग कल मैच देखते हुए कह रहे थे शमीम खड़ा है, शमीम जितवा देगा, इतनी उनकी क्रिकेट में प्रोग्रेस है। ठीक है, कुछ एंड में छक्के आ गए तो तस्कीन और मुस्तफीज भी मार लेते होते हैं। बट देन अगेन आपने जो क्रिकेट खेली है और जो बांग्लादेश क्रिकेट खेल रही है इस टाइम पे, उनकी इंडिया के खिलाफ भी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। उनकी ओवरऑल वो जीत के आ रहे थे। अफगानिस्तान को भी हराया उन्होंने, श्रीलंका को भी हराया उन्होंने, वो जीत के आ रहे थे। ठीक है, मैच में इंडिया से वो हार गए, अलबत्ता स्केड्यूल का भी उसमें थोड़ा सा कसूर है। बट ओवरऑल बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बुरी नहीं चल रही थी, उनकी टीम बहुत अच्छी चल रही थी। और ये इट वाज वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स बांग्लादेश ने जो अपने जिंदगी में खिलाई होंगी। और आप उनसे उम्मीद रख सकते थे कि वो पाकिस्तान को हरा देंगी। बिल्कुल पिछले जितने अरसे से बांग्लादेश से बहुत फ्रेंडली क्रिकेट खेली है, लेकिन करंट जो बांग्लादेश की टीम है इट इज नो लेस देन दी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम। जितनी हम कंपेरेटिव क्रिकेट अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं या वो हमारे साथ खेलना चाह रहे हैं, जो हो रही है, इट इज एज सिमिलर टू दैट। तो एक क्या कहते हैं राइवलरी उस तरह से बेशक ना हो, लेकिन एटलीस्ट उनकी टीम बहुत अच्छी है जो अच्छी क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखती है। तो आपने उसी तरह का उनको गेम प्लान भी देना था, उसी तरह की परफॉर्मेंस भी देनी थी। और आपके अंदर बिल्कुल वो उन बातों का जज्बा था कि राइवलरी नहीं रही, टीम बहुत ऊपर है, टीम हमारी बहुत नीचे है। तो जवाब देना था दुनिया को कि हम भाईजान और कुछ नहीं, हम किसी के हारने जीतने के नहीं, हम अपनी जीत के बलबूते पे फाइनल में पहुंचेंगे। हम आपको भी जवाब देंगे, हम दुनिया को भी जवाब देंगे।
वो जैसे नासिर हुसैन ने कहा था ना, पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स फाइनेस्ट, 1 मिनट डाउन, 1 नेक्स्ट मिनट मिनट अप, अप। नेक्स्ट मिनट तो डाउन। बिल्कुल हम बिल्कुल उसी पोजीशन पे वापस आ गए हैं। और जो हालात चल रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों के चैनल पे और डिफरेंट शोज में आके ये बात 2-3 दफा बोली है, कि इस टूर्नामेंट को देखते हुए, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उसके दरमियान में भी, कि इस स्ट्रक्चर को देखते हुए लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच होने हैं और 3 में से एक पाकिस्तान ने जीतना है। तो आई अच्छा, थिंक तो सब अब कुछ शायद हम जीत कंसिडर जाएंगे। करते हुए, सब कुछ कंसिडर करते हुए आई थिंक वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन इंशाल्लाह। अच्छा अली, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक हमने जीतना है, मुझे ये थोड़ा सा ये भी समझाएं आप, जिस तरह से हमने रात का मैच देखा, चाहे वो शाहीन हो चाहे वो हारिस हो, 3-3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया, अच्छा लग रहा था देखकर, खुशी भी हो रही थी, कितना ये पॉजिटिव है अगेंस्ट इंडिया? देखें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। शाहीन का करेक्ट लेंथ पे बॉल करना, हारिस का विकेट लेना विद लेसर इकोनॉमी, ऑल्दो रन्स कल थे ही नहीं इतने कि इकोनॉमी हम अफोर्ड कर सकते, बट उनका राइट जगह पे बॉल करना, राइट जगह लेंथ पे बॉल करना, बैट्समैन को ट्रिक करके विकेट लेना, आई थिंक देर ऑल गुड साइंस फॉर पाकिस्तान। साइम अयूब का आके जो है ना बैट्समैन को ट्रबल करना, नवाज का आके, नवाज ने 2 मैचों से बॉलिंग ही नहीं कराई थी, नवाज को बॉलिंग दी गई, वेरी गुड साइन उनका ट्रबल करना। देखें, इसमें एक चीज का और भी आपको जो है ना वो दाद देनी पड़ेगी, वो थी सलमान अली आगा की कैप्टनसी। उनकी बेशक बैटिंग ना चल रही हो, उन्होंने एक ओवर इंडिया के खिलाफ कराया जो वाजंट अ बैड ओवर, लेकिन आपको क्या कहते हैं, श्रीलंका के खिलाफ शायद कराया, पिछले दोनों मैचों में, ये श्रीलंका वाले मैच में भी, पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में भी, अच्छा, और ये उसके ऊपर बांग्लादेश ना, वाले उसके मैच। ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि गजल ने तो मुझे पहले आते ही कह दिया था कि सलमान अली आगे के ऊपर मैं बात करूंगी। तो मैं इनका सवाल इन्हीं पे छोड़ूंगा। मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूं। सर, मुझे ये बताइएगा कि अब वो जो सेकंड बेस्ट टीम का टैग था वो किसके पास है? बांग्लादेश भी बाहर हो चुकी है, अफगानिस्तान भी बाहर हो चुकी है, श्रीलंका भी बाहर हो चुकी है, अभी तो फर्स्ट बेस्ट टीम का ऐलान होना है। वैसे जो खुद साख्ता हमारे भाईजान, पड़ोसी बने हुए, उनका भी बड़ी कोई पता नहीं कि वो जबरदस्त शायद जगह पे सेकंड हो आप, जाएं। बड़ी जबरदस्त जगह पे ले आए आप। मैं तो खुदा की कसम, देखें, जब मैंने अपनी प्रिडिक्शन की थी ना, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट प्रोसेस था कि वो जितने लोग थे जिन्होंने ये शुरू की थी बात सेकंड बेस्ट टीम की, जितने लोग जिन्होंने कैरी किया है, खास तौर पे इरफान पठान साहब, जिन्होंने जब ट्वीट किया है जिस टीम के लिए कि ये सेकंड बेस्ट टीम है, वो आउट, पहले अफगानिस्तान को कहा आउट हो गई, फिर उन्होंने श्रीलंका को कहा वो आउट हो गई, फिर उन्होंने बांग्लादेश को कहा वो आउट हो गई। ठीक है, अब कमाल बात यह है कि अब 2 टीमें जो फाइनल में है, वही 2 टीमें हैं, जिनमें एक को वो कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, और दूसरी को वो कहना नहीं चाहेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी प्रिडिक्शन इस तरह से भी पूरी हो जाए कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि संडे की रात को आधी दुनिया ये लिख रही होगी कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो है वो कौन है। हम्म, सही, बिल्कुल। अच्छा अली, जिस तरह उसकी से वर्दी का कलर ब्लू है। वर्दी का कलर ब्लू है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं अब सलमान आगा की, उनकी रुका नहीं कप्तानी गया की। आपसे, हाँ? तो मैंने सोचा कि अब मैं कर लूं इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। तो सलमान आगा की कप्तानी की जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, तो अच्छी बॉलिंग थी उनकी, चेंजेस भी अच्छे थे, बैटिंग में भी उन्होंने एक स्मार्ट सा मूव दिखाया, जब उन्होंने, आपको याद होगा कि जब वो शाहीन को ऊपर भेज रहे थे, जिससे एक मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैच का नक्शा ही बदल गया। उस फैसले को आपने कैसे देखा? अच्छा फैसला था उनका? देखें, कल और परसों के मैच, इससे सुपर 4 के तीनों मैचेस में सलमान अली आगा की कैप्टनसी बिल्कुल ऑन पॉइंट थी। बेशक उनकी बैटिंग ना चली हो, लेकिन उनकी फील्ड प्लेसमेंट, उनके बॉलिंग चेंजेस और बॉलर्स को प्लान के साथ खिलाना, कहाँ पे कौन सा फील्डर होगा, आप अगर गौर करें ना कल के मैच में और परसों के मैच में, बेशक जो इंडिया बांग्लादेश का मैच था, हाँ। कैचिंग बहुत डिफिकल्ट थी। इस ग्राउंड में कैचिंग होती है डिफिकल्ट, लेकिन आपने कोई कैच नहीं छोड़ा माशाल्लाह से। पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ वो 10-11वें बैट्समैन का आखिरी कैच मोहम्मद नवाज ने सेकंड लास्ट ओवर में, आई थिंक प्रॉब्ली वो इतनी टेंशन में भी नहीं थे, उतना फोकस थोड़ा सा लूज कर दिया था जी। कि आखिरी विकेट है, बस ये हम जीत चुके हैं। बट उससे पहले आपकी फील्डिंग ऑन पॉइंट थी, आपने रन्स अच्छे खासे सेव किए, आपके फील्डर्स फुल जान मार रहे थे फील्ड में, आपके बॉलर्स आके फुल, आपको ये देखें पता लग रहा था कि टीम एक प्लान के साथ खेल रही है। आपके बॉलिंग चेंजेस बड़े इंस्पायर्ड थे, आपने कहाँ पे साइम को लेके आना है, कहाँ पे नवाज को लेके आना है, उसको लगाना है, उसको हटाना है, वो सब कुछ आपको पता लग रहा था कि दिस वाज ऑल प्लान। ये सब कुछ आप अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं और प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, वो इंग्लिश में कहते होते हैं नथिंग एज गुड एज अ प्लान कमिंग टुगेदर। तो कल के दिन खास तौर पे पाकिस्तान के लिए ये था कि जो पाकिस्तान के प्लान्स थे, खास तौर पे बॉलिंग को लेके, स्पेशली आफ्टर द डिसमल बैटिंग परफॉर्मेंस, तो आपको जो है ना वो जो थोड़ा सा वो जो एंड पे जो सपोर्ट चाहिए थी बैटर्स की तरफ से कि आपने 135 बना दिया,
और 135 डिफेंड करने के लिए आपके पास बॉलर्स थे। और कल साइमन डुअल ने कमेंट्री में भी कहा था कि 135 पाकिस्तान पहले भी डिफेंड कर चुका है बांग्लादेश के खिलाफ, और आज फिर 135 डिफेंड करने, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। इट वाज द लोएस्ट टोटल डिफेंडेड बाय पाकिस्तान येट अगेन, और बांग्लादेश के खिलाफ उसमें सबसे कामयाब चीज जो थी वो आपकी बॉलिंग चेंजेस थी, आपकी वो डिलीवरी थी, आपकी एग्जीक्यूशन थी, आपकी फील्डिंग थी। फील्डिंग को देखें, आप रद्द नहीं कर सकते। जब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया कैचेस छोड़ रही है, बांग्लादेश कैचेस छोड़ रही है, श्रीलंका कैचेस छोड़ रही है, और आप कैच नहीं छोड़ रहे, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। आप ओवरऑल, वो अक्सर क्रिकेट में बात करते हैं कि पीकिंग एट द राइट टाइम, कि आपकी जो उड़ान है वो बिल्कुल सही वक्त पे सही जगह पे, तो ताकि आपका निशाना बिल्कुल सही जगह पे जाके लगे। आई थिंक वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन, कि आपका सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जैसे चाहिए था वैसे हुआ। वो 11 रन नहीं मैटर करते, वो नेट रन रेट नहीं मैटर करता, मैटर सिर्फ ये करता है कि आप मैचेस जीत वो के अपने आपकी पॉइंट्स आपकी पूरे बातों से करके मुझे लग रहा है कि फाइनल हम में अपने जाते हैं। वक्त के मुताबिक और क्या कहते होते हैं, अपने टारगेट्स के मुताबिक तमाम तर चीज़ें अचीव कर रहे हैं। जिस तरह से हमने सिंदूर का जवाब दिया था अपने बुनियाद मरसूस से, उम्मीद करते हैं कि अब हम फाइनल में बुनियाद मरसूस ही करेंगे। इंशाल्लाह। पहले दो तो नहीं हो सका, जिस तरह इंडिया ने ना पूरे हफ्ता कहीं ना कहीं शरारतें करता रहा, लेकिन एक दफ़ा जब हमने कुछ भेजा तो उसके बाद वो चुप हो गए। सर मुझे ये बताइएगा, साइम अयूब ने फाइनली डिसाइड कर लिया, दो रोड्स थी उनके सामने, एक सईद अजमल वाली, एक सईद अनवर वाली। सो सईद अनवर वाली रोड पे तो वो जाते नहीं है, शॉट लगाते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। सईद अजमल वो कमाल बन रहे हैं, इंडिया के मैच के अलावा उन्होंने हर मैच में विकेट ली है। आप देखें, साइम अयूब का ना थोड़ा सा मैं कहूंगा, वो अगेन, आपने ये एक्सपेरिमेंट साहिबजादा फरहान के साथ भी करके देखा था पहले, कि एक आप ओपनिंग बैटर को आगे पीछे खिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं चल रहा था। हमने एक चीज तो देखी है, अभी हम साइम अयूब की पोजीशन जो है ना, साइम अयूब जरूरी भी है इस टाइम टीम में, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले मैच में ही विल ब्लो अप, ठीक है। वो जवाब दे देंगे पूरी दुनिया को अपनी बैटिंग का। स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बैटिंग से, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, लेकिन जैसा वो क्रिकेटर है, जितना वो टैलेंट है, आई डोंट थिंक आप उसको हटा सकते हो, बाहर बिठा सकते हो, खासतौर पे स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट में। आपने हसन नवाज के साथ एक्सपेरिमेंट किया, हसन नवाज चला, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो आपका जो जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें जगह नहीं बन रही थी, इसलिए हसन नवाज बाहर बैठा हुआ है। अब साइम को फिलहाल बाहर नहीं बिठा सकते। आप उसका बैटिंग स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट कर लोगे विद द प्लस दैट ही गिव्स इन हिज फील्ड और विद हिज बॉलिंग। तो वो बॉलिंग में जो कमाल कर रहा है इस टाइम, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और वो जो फील्डिंग कर रहा है, कल उसके दो कैचेस, उसके फील्ड के जो रनआउट भी उसने बिल्कुल इंड्यूस कर ही दिया था, अपनी डाइव मार के जो सेव मारी थी। वो कोई खड़ा होता दूसरी एंड पे तो रनआउट भी हो जाता वो। बट ओवरऑल साइम अ ग्रेट क्रिकेटर, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई मसले वाली बिल्कुल। बात नहीं है। उनकी पोजीशन भी नहीं है वन डाउन, टू बी ऑनेस्ट। बेशक उनकी पावर प्ले में बारी आ जाए, लेकिन जब वन डाउन का टैग लगा होता है ना, आप एक खिलाड़ी के आउट होने पे ही जा रहे हो, और वो पहले दूसरे ओवर में अगर वो लगा हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है काफी अरसे से, तो वो एक प्रॉब्लम है। और आई चलें थिंक अली, उनको मुझे मुझे आखिर में ये थोड़ा भी सा कम बता दें, करने की अब जरूरत इंडिया के खिलाफ अभिषेक शर्मा को रोकने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? है। देखिए, मैं क्या ही स्ट्रेटेजी बनाऊंगा जो माइक हैसन और सलमान अली आगा नहीं बना सकते। लेकिन कल एक बड़ी फनी बात थी, शोएब अख्तर साहब एक प्रोग्राम में बैठे कह रहे थे कि उसको किसी ने ना, जो फुल लेंथ होती है ना सामने वाली डिलीवरी, वो नहीं खिलाता, वो ही नहीं करता कोई। भाई जब इतना फ्री फ्लोइंग बैट्समैन आपके सामने खड़ा हो और हल्की सी बॉल फुल आ रही हो, वो तो बख्शता नहीं है उस बॉल को। तो बॉलर क्यों ही कोई कोच वो जो है ना वो करेगा फुल खिलाने की। बट येट अगेन, ऑब्वियसली हर बैट्समैन की कोई ना कोई जो है ना वो होती है, हामी। कमजोरी होती है और खामी जरूर होती है, और आप उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेते हो। जैसे पिछले मैच में आपने बेशक छक्का खाया, छक्के के अगली बॉल पे आपने विकेट भी ले लिया अभिषेक शर्मा की। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा को लेके ना आप यही स्ट्रेटजी होगी कि आप मोहम्मद नवाज या साइम अयूब अनलीश करेंगे अभिषेक शर्मा के ऊपर, और वो उनको कराएंगे हल्की हल्की स्लो स्लो लूपियां, और हाँ। वो कराने के बाद एक दो छक्के खाने के बाद वो एक गेंद ऐसी कराएंगे जो अंदर घुसेगी, और अभिषेक शर्मा की विकेट आपको मिल जाएगी। आई थिंक दैट ठीक करेक्ट। इज हो द गया, ओनली दैट विल स्ट्रेटजी बी अ दैट विल सिंपल प्लान। वर्क या ऑन फिर ये भी हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी भी कोई एक ऐसी बॉल करवा दें जो दूर से आपके स्टंप्स को उड़ा दे, या फिर गुड लेंथ से आपके स्टंप्स को उड़ा दे, अंदर बिल्कुल। आती हुई बात मैं भी। वो, आपने अगर वीडियो देखी हो तो वो उनसे पूछा गया था पाकिस्तानी प्लेयर से कि बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कौन कराएगा, हम्म। तो आई थिंक मोहम्मद नवाज थे या फखर जमान थे जिन्होंने जवाब दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी कराएगा। मैं तो मेरे हाथ उठे हुए हैं ऊपर, आज जुम्मा भी है, जुम्मे का दिन भी है, नमाज पढ़ेंगे तब भी बिस्मिल्लाह दुआ करें, हमने भी करेंगे उठा कि लिए, वो बिस्मिल्लाह करें, उठाएं जरा। बॉल ऑफ या द अल्लाह। टूर्नामेंट जो है वो फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी करा दे, और वो अभिषेक शर्मा के बल्ले का किनारा लेके मोहम्मद हारिस के हाथों में पकड़ी जाए,
पहले ही ओवर में। या तो मैं तो कहता हूँ ये भी दुआ कर लें कि फाइनल। बॉल गुड लेंथ पे और अंदर आते हुए उसने पहले स्टंप को उड़ा दिया अभिषेक शर्मा के, बस आमीन कह दें। बस वो स्टंप उड़े, वो बल्ले का किनारा ले, वो उसके घुटनों कुछ में भी हो, लगे, आउट उसकी करे, टांगों पे आउट लगे, करे। सही। वो बस पिच से गायब हो सही जाए हो गया। अभिषेक शर्मा। अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने माइक हैसन की बात की थी, तो वो भी ग्राउंड में हमें दौड़ते हुए डूबते हुए नजर आ रहे हैं, काम और करते उम्मीद हुए करते हैं कि वो भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे एज ए कोच, और अगर वो एशिया कप का फाइनल जीत गए तो T20 वर्ल्ड कप में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। अली ताबिश हमारे थे जो कि गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर। हम थोड़ा सा सेंट्रिक रहे हैं वही मैच, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है, बांग्लादेश के ऊपर इतनी बात नहीं हो सकी। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं अपने बालों को इसीलिए देख रही थी क्योंकि बालों का झड़ना देखती एक रहती हैं बहुत खवातीन रोजात, ये मैं बियर करता हूँ रोज, हर 2 मिनट बाद। बाल बहुत ख़ास चीज़ होती है भाई। बाल मेरे जो है ना वो बहुत माशाल्लाह, तो बालों का झड़ना भी ज़ाहिर एक आम सी अब बात बन चुकी है, और फिर बालों का झड़ना एतमाद को भी मुतासर करता है। लेकिन जदीद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, आप ये कह लें कि स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, ये क्या है, इसके थ्रू किस तरह से इलाज होता है, कहाँ कौन कौन से सर के एरिया में आपके बाल नहीं हैं, क्या क्या मसाइल आते हैं, किसकी कितनी ड्यूरेशन होती है, और फिर जो लोग विग लगाते हैं उनके क्या नुकसानात हैं, अगर ये आप पिगमेंटेशन इस तरह से माइक्रो पिगमेंटेशन कराएंगे स्कैल्प की तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कितना ये आपका कितने सालों तक चल सकता है। ये छोटे छोटे सवालात हैं जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, और इनमें आप भी शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 नंबर्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624946। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारी मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रोमाना अफजल साहिबा। रोमाना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रोमाना के हवाले से बताऊं कि ये SMP के हवाले से हमें बताएंगे ज़रूर, लेकिन शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर। इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग हमारे इस स्टूडियो में भी लाई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले SMP, जब ये वर्ड सुनने को मिलता है और इसमें और PRP में फ़र्क की बात करते हैं, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, तो ये मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कोई टेक्नोलॉजी है, ये कोई आर्ट है, ये है क्या? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। अच्छा, SMP के बारे में लोगों को नहीं पता। ये PRP और SMP बहुत डिफरेंट प्रोसीजर है, ठीक है। PRP जो है वो बालों की हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए है, हेयर ग्रोथ को दोबारा से करने के लिए। लेकिन SMP जो है एक डिफरेंट टेक्निक है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पिगमेंटेशन बेसिकली ये है, पिगमेंटेशन को हम बालों में डिपॉजिट करते हैं, स्कैल्प के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है, फुलनेस एक शो होती है। ऐसा लगता है कि आपके बाल जो है वो उगरे हैं। जैसे कुछ लोगों के बाल जो है वो इसमें ग्रेड होते हैं, जैसे ग्रेड 5, ग्रेड 7 इस तरह से करके। तो कुछ लोगों के बाल जो है वो साइड एरिया पे होते हैं, या क्राउन एरिया, टेम्पल एरिया, जैसे वोमेन का होता है ये टेम्पल एरिया, बालों को टाई करने की वजह से हो जाता है। तो ये बेसिकली ऐसा प्रोसीजर है जो पिगमेंटेशन जो है वो लगाने से ऐसा क्रिएट होता है कि बाल जो है आपके फुलनेस है, हेड फुलनेस आपका सही। शो तो करता है। मुझे ये बताएं रोमाना कि ये कोई तकलीफ दे प्रोसेस भी है या फिर इजीली हो जाता है? अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि शायद ये जो है बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि इसमें जो है नीडल से ये बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये शायद बहुत पेनफुल होगा। असल में ये इसका प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताती हूँ। सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसको जो है एग्जामिन करने के बाद ये डिसाइड होता है कि कौन सा एरिया, जैसे फ्रंट एरिया है इस पे आपने करवाना है, या क्राउन एरिया पे करवाना है, या फिर साइड से कुछ लोगों के बाल चले जाते हैं वहाँ पे करवाना है। तो एग्जामिन करने के बाद नमिंग क्रीम होती है वो अप्लाई की जाती है। नमिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद नम हो जाता है, ठीक है, सुन हो जाता है। उसके बाद आपको पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता, जस्ट इतना ही होता है जैसे कोई चूंटी आपको काटी है, या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बहुत पेनफुल है या बर्दाश्त नहीं कर सकते या ऐसा। तो ये, लेकिन ये है कि अब लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं इसकी वजह से, या तो कैप पहनते हैं, ठीक है। और कैप जब रेगुलर आप पहनते हैं तो उसकी वजह से यहाँ आपका पूरा एक वो निशान बन जाता है, एक मार्क बन जाता है, ठीक है। और लोग कॉन्फिडेंट हो गए, किसी से मिल नहीं सकते, तो उसके लिए आई थिंक माइक्रो पिगमेंटेशन जो करवाते हैं, SMP करवाते हैं, ये बहुत अच्छा एक प्रोसीजर है। और ये जो माइक्रो पिगमेंटेशन है, ये जब मैं और आप अगर लेट्स सपोज करीब बैठे हुए हैं
और हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो सामने बैठे वाले शख्स को, जो कि आपसे 1-2 फुट के फासले पे बैठा हुआ है, वो क्या समझेगा कि आपने वो प्रोसीजर करवाया हुआ है, उसको बाकायदा आपके बालों के साथ वो Natural नहीं लगता? नेचुरल लगेगा? अच्छा, जो टैटू होता है और जो एसएमपी होता है, ये दोनों में इसमें ये फ़र्क होता है। जो टैटू होता है वो हम इन्हेंस करते हैं, कोई भी जो चीज़ हम ड्रॉ करते हैं उसको इन्हेंस करते हैं। लेकिन जो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन होता है, जो हम थिकनेस के लिए करते हैं, इसको हम शो नहीं करते कि ये इस तरह से, मतलब वो उसको हमने दिखाना नहीं होता। उसके लिए डिफरेंट नीडल यूज़ होती है जो बहुत नैनो नीडल होती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये नहीं पता चलता कि इसके ऊपर क्या क्रिएट हुआ है, सिर्फ उससे फुलनेस लगता है, फुलनेस है, बाल जो है वो थिक फील होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होती है। तो उससे ये नहीं फील होता। अब जैसे मैं यहाँ से बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ, या आपके बहुत करीब भी बैठी हुई हैं, तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्या फासले से भी नहीं पता नहीं, चलेगा। फासले से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। उससे ये सिर्फ होगा कि आपके जो, जैसे कुछ लोग फाइबर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइबर से क्या होता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि आपको जो है वो स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, या बारिश आ गई, तो वो पूरा फाइबर आपके जो है ना, बल्कि एक पॉलिटिक थे तो उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि उन्होंने जो है वो फाइबर यूज़ किया हुआ था और बारिश हो गई उसी तो उनका दौरान, और फाइबर वो नीचे आ सारा गया। उनके जो है ना कपड़े वगैरह ब्लैक हो गए थे। तो इसमें ये होता है कि ये इसका टिंट जो है वो स्टे करता है, और वो एक दफ़ा जब प्रोसीजर आप करवा लेते हैं तो वो आपका वो इस तरह ये वाला तो चीज़ कितने टाइम तक ये स्टे करता है? मतलब आपने कितने टाइम तक आप ये करवा सकते हैं? रीटच आपने कब कराना होता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे कुछ लोगों को ये फ़ील होता है कि ये बस एक दफ़ा करा लें प्रोसीजर, तो उसके बाद हम बहुत टाइम तक ये, मतलब ये लाइफ टाइम चलेगा और इस तरह से। या फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि ये प्रोसीजर हमने करा लिया तो उसके बाद, जैसे इस तरह के लोगों का हम नहीं करते कि वो, उनको लगता है कि बस ये एक जादू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। इसमें समझने की चीज़ ये होती है कि इसमें सेशंस होते हैं, 2 to 3 सेशन या 4 सेशन होते हैं। उसमें ये होता है कि थोड़ी फिर थिकनेस हो जाती है, थोड़ा सा उसमें बॉल्डनेस जो है वो आपकी कवर हो जाती है। जैसे कुछ लोगों के बिल्कुल ही बॉल्ड है स्कैल्प, सर पे कोई बाल ही नहीं है, लेकिन साइड पे है, साइड में हैं, तो वो शेव वाली लुक रखना चाहते हैं। अब शेव वाली लुक रखने के लिए यहाँ पे उनके जो है वो फील होता है कि डॉट डॉट हैं, मतलब बाल आ रहे हैं, मगर यहाँ पे बिल्कुल शाइन कर रहा होता है स्कैल्प। तो उसके लिए ये होता है कि जब आप एसएमपी करते हैं तो वो ये वाले जो ऐसे तरीके से ब्लेंडिंग होती है यहाँ पे जब क्रिएट हो जाता है और ये सारा दोनों को ब्लेंड कर दिया जाता है, तो ऐसे ही लगता है कि बाल हैं मगर इन्होंने खुद ये लुक रखी हुई, तो तो ये वो एक स्टाइल हो जाता है। ओह दैट्स ग्रेट। मतलब कि फुल जो गंजपन है उसको भी ये छुपा सकता है। उसको भी ये छुपा सकता है, क्योंकि ये देखिए, ये जो आपका फ्रंट एरिया ना, इस पे जैसे ये बॉयज़ का होता है, ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, तो वो प्रॉपर वही वाली जो है ना हेयर लाइन आपकी। तो इसको नॉर्मल शैम्पू से जब हम बाल करें तो धो सकते हैं बाल? अच्छा, इसमें ये होता है, इसकी जो आफ्टर केयर होती है उसमें ये होता है कि 3 से 4 दिन तक आप लोग इसको शैम्पू नहीं कर सकते, ठीक है। 3 से 4 दिन तक आप इस पे सन ब्लॉक ऑयल नहीं लगा सकते, कोई आप इस तरह का जिम वगैरह नहीं कर सकते जिसमें स्वेटिंग हो आपको, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि उसके बाद आपके तकरीबन 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं, अच्छा, ठीक ये है। जो उसमें आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, बहुत ऑयल सारी यूज़ बातें कर कर सकते रही हैं। हैं, लेकिन बातें हमारे कर पास ली। वक्त कम है। ये जो आपने पेंटिंग्स रखी हुई हैं यहाँ पे, ये माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत हाँ मैं जी, आपको बताना माशाल्लाह। चाह रहा हूँ खवातीन हज़रात, देखने में भी बहुत खूबसूरत। और हाँ, अभी आपको नजर आएगी या फिर अहमद इसकी साहब भी ने- लैशेस जो है ना वो लगी हुई हैं ऊपर। अच्छा, अहमद वो ही साहब मैं ने देख रही दिखाया थी है कि ये- लैशेस ये- आपसे पूछना ये चाह रही थी शौक कैसे बना, आपने बनाई। ये भी साथ साथ आप कैरी कर रही हैं, वो प्रोफेशन है, ये शौक है, या ये भी प्रोफेशन है और वो भी प्रोफेशन है, दोनों ये चल रहे हैं? प्रोफेशन भी है मेरा, पेंटिंग्स बनाना, लेकिन ये है कि ये मेरा शौक भी है पेंटिंग्स लेकिन ये बनाना। पेंटिंग माशाल्लाह आपकी और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। ये मेरी बहुत एक, मतलब खूबसूरत। ये आप समझ लें कि ये एक थेरेपी है, ठीक है। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हूँ या कुछ ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में, जब आप बहुत बिजी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको वो मी टाइम होता है ना, तो उसमें मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। सही सही हो गया। रुमाना, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बहुत सी चीज़ें थी जो आपसे भी पूछने वाली थी, चूंकि थोड़ी सी वक्त की कमी थी, हम एसएमपी पर भी मतलब जितनी बात इन्फॉर्मेशन दे सकते थे दे दी। इस पर मजीद भी बात होती रहेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you so टाइम। much. यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि आज जुम्मा है और आप सबको पता है कि जुम्मे वाले दिन हमारे पास आखिरी सेगमेंट में कोई ना कोई ऐसा मौजू होता है जिससे हमारी रहनुमाई हो सके। तो आज जो हमारा मौजू है वो है नमाज। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन और सबसे अहम इबादत भी है जो बंदे को बराह रास्त अल्लाह ताला से जोड़ती है। और दिन में 5 मरतबा मुकर्ररा औकात पर नमाज अदा करना हर मुसलमान के लिए ना सिर्फ फ़र्ज़ है बल्कि आप ये कहें कि रूह की पाकीज़गी है, उससे दिल का सुकून भी मिलता है और ज़िंदगी में जो नज़्म ज़ब्त है, आपका जो डिसिप्लिन है, उसका भी ज़रिया। और कुरान करीम में इरशाद है कि नमाज बेहयाई और बुराई से भी रोकती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज कामयाबी की भी कुंजी है। और ये भी बताया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का ही हिसाब लिया जाएगा। तो जो शख्स नमाज कायम करता है वो अपने ईमान को मजबूत करता है, दिल को सुकून देता है और दुनिया व आखिरत दोनों में अल्लाह ताला की रहमत और बरकतों का हकदार भी बनता है। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन औज़ात इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो नमाज का टॉपिक हमने जब सिलेक्ट किया तो हमने यही कहा कि हम रोज़ कोई ना कोई ऐसा टॉपिक करते हैं जिसमें हुकूकुल्लाह की बात होती है, हुकूकुल इबाद की बात होती है, तलाक की बात होती है, सूद की बात होती है, लेकिन जो नमाज है उसके ऊपर हम बात नहीं करते। और हमने देखा कि ये हर घर का मसला है कि हर घर में अगर 2 नमाजी होते हैं तो 3 बेनमाजी होते हैं। सो ये क्यों मसला है? ये होना तो नहीं चाहिए। मुआशरा इस्लामी है, हर 2 किलोमीटर के बाद मस्जिद भी है, मामलात भी सबके ठीक हैं, वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आपका जो सवाल है इंतहाई अहमियत का हामिल है और मैं थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाना चाहूँगा कि बुनियादी वजह यह है कि हम नमाज में जो सुस्ती करते हैं कि हम नमाज की अहमियत को नहीं जान सके और इसके आदी नहीं हो सके। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राईल को कुरान दे के नाजिल कर दिया। ज़कात देने का हुक्म दिया तो हज़रत जिब्राईल को भेज दिया और आपने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम दे दिया। लेकिन जब बात आई नमाज की तो अल्लाह ताला ने ये पैगाम नहीं भेजा कि मेरे पैगम्बर नमाज पढ़िए, बल्कि पैगम्बर को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और इस मुलाकात के मौके पर जो अजीम तोहफ़ा दिया है अल्लाह ताला ने मिराज के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो 50 नमाज़ों की सूरत में था और वो 50 थी। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के रसूल आए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हैं, कम करवाइए। तो 5-5 करके कम होती गई और आखिर में 5 रह गई और ये 5 भी हम नहीं पढ़ पाते। हालांकि अल्लाह के यहाँ क्या है, हुन्ना खम्सुन व हुन्ना खम्सून, पढ़ने में तो 5 हैं लेकिन अजरो सवाब अल्लाह ताला फिर भी 50 का दे रहे हैं। और ये मूसा अलैहिस्सलाम का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और अल्लाह के रसूल का फिर एहसान है कि आप बार बार अल्लाह के पास जाते रहे और नमाज में तखफीफ करवाते गए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इतनी अहमियत की हामिल चीज़ है कि अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर जो सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है वो नमाज है। अब ये नमाज कितनी ज़रूरी है, आपने भी इसका जिक्र किया कि ये नमाज के इस्लाम के जो 5 अरकान हैं उनमें से एक रुकन है, दूसरा रुकन है और इसके बग़ैर इंसान मुसलमान और मोमिन नहीं रहता। सहाबा इकराम का, आइमा दीन का इस बात पे इत्तिफाक है कि अगर कोई शख्स नमाज का इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं रहता और अगर कोई शख्स सुस्ती की वजह से नमाज़ों को ज़ाय कर देता है तो बहुत सारे उलमा का और आइमा का फिर भी ये फतवा है कि वो भी मुसलमान नहीं रहता। इस कदर अहमियत की हामिल है। और फिर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सैकड़ों मुकामात पे नमाज का हुक्म दिया, कहीं नमाज ना पढ़ने वालों की सज़ा बयान की और कहीं पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो अजर और सवाब और जो अल्लाह ताला के इनामात हैं उनका तज़किरा फरमाया। तो नमाज की अहमियत अगर हमारे दिलों में उजागर हो जाए तो हम खुद भी नमाजी बन जाएं और अपने बच्चों को भी नमाजी बनाएं। और फिर बच्चों को नमाजी बनाने के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअन, कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं। हालांकि 7 साल का बच्चा कुछ नहीं करता, सिर्फ स्कूल ही पढ़ता है हमारे यहाँ और तो कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है उस पर। फरमाया 7 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो 10 साल के हो जाएं और नमाज नहीं पढ़ते तो मार के नमाज पढ़ाओ। तो सर मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा सा ये समझाएं कि हमने देखा आजकल की जनरेशन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अब क्या कहते हैं वो जी कि दिल साफ होना चाहिए, नमाज तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है बाद में। क्या कोई डेली बेसिस की टिप्स हैं जिस पे हमें नमाज पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं हम सारे काम करते हैं, नमाज को छोड़ देते हैं, थके हुए हैं, सो जाते हैं, कल पढ़ लेंगे, कल से शुरू कर लेंगे, ये हमारी डेली बेसिस की बातें होती हैं। देखें, इंसान की ज़िंदगी
खाने और पीने के बगैर कुछ दिन गुजर सकती है, लेकिन नमाज के बगैर उसका दीन एक दिन भी नहीं गुजर सकता। बिल्कुल, exactly. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तारका सलातन वाहिदतन, जिसने एक नमाज मुतअम्मिदन जानबूझकर छोड़ दी, फ़क़द कफ़र, उसने कुफरिया काम किया। इतनी बड़ी इसकी अहमियत है। तो हमें कोई काफिर कहे तो क्या ख्याल है, बर्दाश्त हो जाएगा? ज़रा नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन हम नमाज छोड़ के अल्लाह के पैगंबर की ज़बान से क्या बन रहे होते हैं, हमें इस बात की परवाह ही नहीं है। और फिर हमने इस नमाज को अपनी तरजीहात में शामिल ही नहीं किया। हम घर से निकलते हैं ये भी सोचते हैं फ़लाँ जगह भी जाना है, फ़लाँ जगह भी जाना है, फ़लाँ जगह, इतना टाइम मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जिस रब ने बुलाया है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जिसने कामयाबियाँ देनी है, जिसने अपनी मुलाकात के लिए, नमाज अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है, ये रब से मुलाकात है। तो रब जब अपनी मुलाकात के लिए बुलाए तो हमें परवाह ही ना हो, तो इससे बड़ी और गुस्ताखी क्या हो सकती है और नाकदरी क्या हो सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब लेट्स सपोज अगर नमाज की बात कर ली जाए तो इसमें माहौल, आपके इर्द गिर्द की तरबियत, या फिर जिस तरह मैं कल एक स्टोरी कर रहा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, पूरे दुबई में और अबू धाबी में जितनी भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे जोर की नमाज को मतलब लाज़मी करार दे दिया स्कूल्स में। घर में तो उनका माहौल होता है, और मैं अरब कंट्रीज में रहा हूँ, वहाँ पे एक माहौल होता है, जब अजान होती है तो लोग सब काम छोड़ के नमाज की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ वो माहौल नहीं है, इसकी क्या वजह है? ये हमारी खराबी है, स्टेट की खराबी है, किसकी खराबी है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हर बंदे की ज़ाती इसमें कोताही है। अगर हम सिर्फ स्टेट पे डाल दें और ये कहें जी उन्होंने करवाना था, तो वो कौन कौन सा काम करवाएंगे और कितना करवाते हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और जिनके पास क़ुव्वत और ताकत है और जिनको हुकूमत मिली हुई है, उनकी पहली जिम्मेदारी यह है कि वो नमाज कायम करवाएं और ज़कात अदा करवाएं। तो नमाज का क़ियाम स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी भी तो लें ना, कि हम अपने बच्चों को क्या नमाजी बनाते हैं। अगर कोई बहुत नमाजी बनाता है ना, तो वो ये होता है कि बेटा जाके नमाज पढ़ के आ जाओ, खुद लेटा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, अपने कामों में लगा हुआ है, लेकिन औलाद को वो नमाज भेजना चाहता है। तो क्या ऐसे औलाद जाएगी नमाज के लिए? जब खुद आप उसके साथ चल के नमाज के लिए नहीं जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, बच्चे देखेंगे कि माँ बाप ने तो कभी नमाज पढ़ी नहीं है और माशाल्लाह बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो हमारी तरबियत में ये कमी है, हमारे घरों की तरबियत में ये चीज़ शामिल ही नहीं है। हम कहते हैं बच्चों का लिबास ऐसा होना चाहिए, फ़लाँ चीज़ ऐसी, अच्छे स्कूल्स होने चाहिए जिनमें वो पढ़ें, लेकिन हमने कभी फिक्र नहीं की कि उनको नमाजी भी बनाना। और फिर हम जिन सोसाइटियों में जाते हैं, थोड़ी सी मैं बात इसको पूरा करना चाहूँगा, जिन जगहों पे जाते हैं हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रोड्स कैसे हैं, यहाँ पे अस्पताल है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ है। कभी हमने नहीं देखा कि यहाँ मस्जिद भी है या नहीं है, जहाँ हमारे बच्चों ने नमाजी बनना है, नमाज सीखनी है। अल्लाह के रसूल जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो सबसे पहले क्या किया था? अस्पताल बनाई थी, बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन नहीं। रास्ते बनाए थे, नहीं। सबसे पहले आपने अपना घर नहीं बनाया, अल्लाह का घर तामीर किया, मस्जिद नबी बनाई। तो हम इसको अपनी तरजीहात में शामिल करेंगे तो अगली नस्ल हमारी नमाजी होगी, काम भी आसान हो जाएंगे। सर, मुझे थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, क़ज़ा नमाज से रिलेटेड कुछ बताइएगा। किस तरह से अगर किसी एक इंसान की नमाज रह जाती है, क़ज़ा नमाज को अदा करने का क्या तरीका कार है? लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि बग़ैर किसी शरई उज़र के नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी बग़ैर शरई उज़र के, कोई बीमार नहीं है, कोई सफ़र में नहीं है और कोई मसला नहीं है, उसकी नमाज वैसे ही रह जाए सुस्ती की वजह से, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हो जाए तो उसका तरीक़ाकार यही है कि उसकी जो गुज़श्ता उस दिन की नमाज़ें रहती हैं, तरतीब से पहले वो, मिसाल के तौर पे उसकी फ़जर रहती है, पहले फ़जर पढ़े, फिर ज़ोहर पढ़े, फिर असर पढ़े, तरतीब के साथ। हमारे यहाँ एक चीज़ और भी पाई जाती है क़ज़ाए उम्री के नाम से, कि पूरी उम्र कभी नमाज पढ़ी नहीं है और अब वो पाबंदी लगा देते हैं, मुफ्ती साहब, मौलवी साहब जो भी होते हैं, वो कहते हैं जी आप ना ज़ोहर के साथ एक ज़ोहर और भी पढ़ा करें। अब वो पहले ज़ोहर नहीं पढ़ता, वो एक और ज़ोहर उस पर डाल दी जाए तो वो पढ़ेगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और आंदा नमाजी बन जाए। जो गुज़श्ता ज़िंदगी की कोताहियाँ हो गई वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। क़ुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह का उसूल ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे उन बंदों से कह दो जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, नमाज छोड़ने से बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। फरमाया कि वो अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला। बिल्कुल अच्छा रियाज साहब, ये जो आपने क़ज़ा की बात की है कि तरतीब से फ़जर पढ़नी चाहिए, ज़ोहर पढ़नी चाहिए, असर पढ़नी चाहिए, मगरिब और इशा, लेकिन इनमें सिर्फ फ़राइज़ पढ़ने चाहिए ना जब आप क़ज़ा पढ़ रहे हैं? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल ज़िंदगी में सिर्फ एक ऐसा मौका और वाक़या हमें मिलता है जिसमें आपसे फ़जर की नमाज क़ज़ा हो गई।
और वो भी ऐसे कि आप सफ़र से वापस आ रहे थे, आपने साहबा की ज़िम्मेदारी लगाई। हज़रत बिलाल ने कहा कि मैं नमाज के लिए उठाऊंगा, वो भी थके हुए थे सफ़र में, तो वो सो गए, नहीं उठ सके। जब सूरज तुलू हुआ तो उसके बाद अल्लाह के रसूल उठे रोशनी की वजह से, और आपने साहबा को भी हुक्म दिया, तो आपने उस मौके पर फजर की नमाज के लिए अजान भी दी, इकामत भी कही, और सुनते भी पढ़ी हैं और फ़र्ज़ भी पढ़े। अच्छा, तो असल चीज़ तो जाहिर है कि फ़र्ज़ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सुन्नतें जब आप एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। लेकिन आप फजर में ताख़ीर से उठे हैं सूरज तुलू होने के बाद, तो फिर फजर की पूरी नमाज पढ़नी चाहिए, सुन्नतें भी। लेकिन अगर कोई शख्स ज़ोहर के वक्त में जाके पढ़ रहा है, ऐसा मैं कह रहा हूँ कि करना नहीं चाहिए, हो गया कभी ऐसा, तो फिर उसको सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ना और जिस नमाज का वक्त है, फॉर एग्जांपल अगर जोहर की अजान हुई उसका वक्त है, तो उसमें भी सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ेंगे या पूरी नमाज ही पढ़नी चाहिए? अक्सर लोग होते हैं कहते हैं हम शॉर्ट नमाज पढ़ लिया हमने। देखिए, वो तो फ़र्ज़ different जो हो गया, है, एक कज़ा की बात फ़र्ज़ कर रहे हैं। छोड़ना, मैं अलग सवाल करी हूँ। जी, फ़र्ज़ छोड़ना जो है वो तो कुफर के मुतरादिफ है। ठीक है। सुन्नतें छोड़ना ये कोताही है, गलती है, और इसकी वजह से इंसान तारिक की सुन्नत हो जाता है, और एक वक्त आता है वो फ़र्ज़ भी छोड़ देता है। सुन्नतें फ़र्ज़ों की हिफाजत करने वाली हैं, तो फ़र्ज़ और सुन्नत बराबर नहीं है अहमियत में। ठीक है। फ़र्ज़ छोड़ना तो बहुत बड़ा गुनाह है, और सुन्नतें अगर कोई बंदा सुस्ती से छोड़ रहा है या ऐसे कोताही कर रहा है तो उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुन्नतें और फ़र्ज़ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुफ्ती रियासत हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ात आज नमाज के हवाले से हमने बात की है, और सुबह की सोच से मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।